नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और भारत में संविधान संशोधन कैसे होता है। इसको समझने से पहले सबसे पहली बात ये समझते हैं कि भारत का संविधान ना तो अमेरिका के संविधान की तरह बहुत ज़्यादा कठोर है, इतना कठोर कि उसे में संशोधन करना लगभग असंभव हो या नाको चने चबाना पड़ जाए, इतना कठोर भी नहीं है। और भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह इतना लचीला भी नहीं है, इतना मृदु भी नहीं है कि रीति रिवाजों में परिवर्तन होने के साथ ही उसमें ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाया करे, इतना मृदु भी नहीं है। यानी कि भारत का संविधान लचीला है, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा मृदु है। इसके साथ ही एक बात हम लोग और ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 20 है और उस भाग 20 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 368 है, केवल यही भारत के संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का संवैधानिक संशोधन, सारे संवैधानिक संशोधन इसी अनुच्छेद के तहत होते हैं। कि 24वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ भारत में, जो 24वां संवैधानिक संशोधन किया गया भारत में, इस 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में एक खंड 2 जोड़ा गया और इस खंड 2 में ये लिख दिया गया कि अगर संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति ना तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और ना ही उसे अपने पास रोक सकता है। वो उस पर साइन करने के लिए, सिग्नेचर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसे सहमति देनी ही पड़ेगी। ये 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 368 के खंड 2 में लिख दिया गया है। 24वां संवैधानिक संशोधन क्या था कि यदि लोकसभा तथा राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा। तीसरी बात क्या है, कभी कभी क्या होता है कि राज्यसभा में कोई भी बिल फंस जाता है तो देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति की मदद से ज्वाइंट सिटिंग करवाता है, यानी कि संयुक्त बैठक करवाता है। राज्यसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग करवाएगा और इसके बाद में वो बिल पास हो जाएगा। तो संविधान संशोधन के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। तो चौथी और सबसे आखिरी बात यह है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है ये राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, कहीं से भी ये शुरू हो सकता है। देखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल लाया जाता है तो इसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जब ये राज्यसभा लोकसभा में पास होकर और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो जो बिल था, विधेयक था, वो अब बदल जाएगा एक्ट में, जिसको अधिनियम कहते हैं हिंदी में। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पहले क्या होता है, विधेयक होता है, बिल होता है। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद, यानी राज्यसभा में लोकसभा में पास होकर राष्ट्रपति का सिग्नेचर जब हो जाए उस पर, तो वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। देखिए, कुछ मामलों में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो जाता है, यानी कि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत चाहिए। जैसे नागरिकता से संबंधित संशोधन करना हो, भाषा से संबंधित संशोधन करना हो, या फिर किसी राज्य का सीमा क्षेत्र या राज्य का नाम परिवर्तित करने से संबंधित कोई संशोधन करना हो, ये सब साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं। कुछ संशोधन, संविधान के कुछ संशोधन विशेष बहुमत से करने पड़ते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसमें परिवर्तन करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। दूसरा, डीपीएसपी में कोई परिवर्तन करना हो, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में परिवर्तन करना हो, तो ऐसी चीज़ों में विशेष बहुमत से हम लोग संशोधन करवाते हैं। तीसरा है सबसे लास्ट, तीसरा सबसे खतरनाक है, वो है कि विशेष बहुमत चाहिए। मतलब कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, प्लस जो भारत में सारे राज्य हैं उन राज्यों में से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से पास होना चाहिए। तो अच्छा, ऐसे कौन से संशोधन हैं जो भी संघीय ढांचे से संबंधित हों, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित जो संशोधन होते हैं उसमें विशेष बहुमत चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, विधानमंडलों की सहमति चाहिए, तब संशोधन होता है। संविधान संशोधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, एक है विशेष बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो ऐसे विषय में ऐसे बहुमत चाहिए, जैसे अनुच्छेद 368 से संबंधित
अगर संशोधन करना है। अब अनुच्छेद 368 से संबंधित मतलब जैसे जो संसद है वो अपने संविधान संशोधन की शक्ति को बढ़ाना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से पास करना पड़ेगा संविधान संशोधन। राष्ट्रपति के शक्ति में परिवर्तन करना हो या राष्ट्रपति से के किसी भी राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चीज परिवर्तन करना हो तो ऐसा संशोधन करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पावर में या और भी वेतन भत्तों में बहुत सारी चीज़ों में अगर परिवर्तन करना हो तो इस प्रकार से हमें संशोधन करना पड़ेगा। विशेष बहुमत से किसके चाहिए, मूल अधिकार में संशोधन या डीपीएसपी में संशोधन, ऐसे बहुत सारे हैं तो उनमें विशेष बहुमत से संशोधन होगा। मैक्सिमम इसी तरीके से संशोधन होते हैं, संविधान के मैक्सिमम प्रावधान इसी विशेष बहुमत से ही संशोधित होते हैं। और साधारण बहुमत से जैसे भाषा संबंधित कोई संशोधन करना है या नागरिकता से संबंधित या नए राज्यों को प्रवेश लेना है, सीमा निर्धारण करना है या फिर सांसद के वेतन और भत्ते से संबंधित, तो ये सब संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं। इस साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो वर्तमान में हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं। अब 543 का आधा कितना होगा, तो 543 का अगर हम आधा करें तो कितना आएगा, 272 लगभग आएगा। अब मान लीजिए 273 वोट पक्ष में पड़ जाएं तो समझ जाइए साधारण बहुमत से वो बिल पास हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है जो कि साधारण बहुमत से पास होने वाला है, वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अब लोकसभा में 543 सीट है, अब 543 का आधा कितना होता है, 272, यानी कि 273 वोट पक्ष में अगर पड़ गए तो समझ जाइए कि वो साधारण बहुमत से पास हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं विशेष बहुमत से कैसे पास होता है। विशेष बहुमत से पास होने के लिए जो साधारण बहुमत है, जो 273 वोट है, इतना तो होना ही चाहिए, इतना होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, साधारण बहुमत होना ही चाहिए। साथ में जितने लोग उस समय प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोट देंगे, उन सभी लोगों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक दिन किसी दिन 405 लोग प्रेजेंट हैं लोकसभा में, 543 कुल होते हैं, उसमें से 405 लोग बैठे हैं लोकसभा में और विधेयक आया और विशेष बहुमत से पारित होने वाला विधेयक है, आ गया है। अब क्या होगा, कितना होना चाहिए, 273 तो कम से कम होना चाहिए, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। साथ में 405 लोगों का 2/3 वोट भी पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए इसका इतने लोग बैठे थे और इसका एग्जैक्ट 2/3 वोट ही पड़ा। अब इसका 2/3 कितना होता है, 270 होता है। अब देखिए जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 वोट तो पड़ गया, पर ये बहुमत नहीं हुआ, यानी कि आधे से अधिक नहीं हुआ, इसलिए ये बिल नहीं पास होगा। और 405 लोगों की उपस्थिति में बिल पास भी हो सकता है। मान लीजिए 405 लोग उपस्थित थे, 300 लोगों ने पक्ष में वोट डाल दिया। अब 300 लोगों ने पक्ष में वोट डाल दिया तो बहुमत से भी ज़्यादा हो गया और 2/3 वोट से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि बिल पास हो जाएगा, क्योंकि 2/3 तो 270 होता है और 300 वोट पड़ चुके हैं, क्योंकि बैठे तो 405 लोग हैं तो 300 लोग डाल सकते हैं पक्ष में वोट, क्या दिक्कत है इसमें। दूसरा मान लीजिए, अभी एक और एग्जांपल समझिए, 408 लोग मान लीजिए प्रेजेंट हैं किसी दिन लोकसभा में, 543 में से 408 लोग आकर बैठे हैं। कोई ऐसा बिल आया जो कि विशेष बहुमत से पारित होना है और इसके 2/3 लोगों ने एग्जैक्ट एकदम से वोट डाला। अब 2/3 लोगों ने डाला, 272 हुआ। अब 272 वोट पड़ा पक्ष में। अब देखिए 408 का 2/3 वोट भी पड़ गया है और ये बहुमत भी है, बहुमत नहीं है ये, अगर एग्जैक्ट भाग देंगे ना तो एग्जैक्ट भाग इसका आएगा 271 दशमलव कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। तो 272 वोट पड़ गया है। अब ये जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 भी है और बहुमत भी है, तो समझ जाइए ये बिल पास हो जाएगा। और हो सकता है 408 लोग उपस्थित हैं, 400 लोगों ने पक्ष में वोट डाल दिया, ऐसा हो गया मान लीजिए। तो 408 में से 400 ने अगर पक्ष में डाल दिया तो 408 का 2/3 जितना होता है उससे भी अधिक है और जो हमारा बहुमत है उससे भी अधिक है, यानी कि बहुमत 273 पर ही बहुमत हो जाता है, तो ये भी है, तो यानी कि पास हो जाएगा वो बिल। अब मान लीजिए 411 हैं, 411 लोग हैं,
411 लोग बैठे हैं और एग्जैक्ट 2/3 वोट ही पड़ा, तो 2/3 कितना होगा, 274 हो जाएगा। अब क्या होगा, बिल पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 यानी कि 274 वोट पड़ गया है पक्ष में, और ये 274 जो है ये हमारे जो सामान्य बहुमत है उससे भी ज़्यादा है, आधे से अधिक है, तो यानी कि बिल पास हो जाएगा। तो ये होता है विशेष बहुमत। अब सुनिए ये वाला विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए, देखिए जब उच्च न्यायालय से संबंधित हो या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो, ऐसा कोई मामला हो, तो क्या होता है कि विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी ये वाला बहुमत से, यानी कि इस तरह से भी पास होना चाहिए, ये दोनों भी पास होने चाहिए। साथ में उसे आधे से अधिक राज्यों में, जैसे भारत में इस समय 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 या 14 से अधिक राज्यों के विधानमंडल में पास होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी राज्य के विधानमंडल में यक्स सीटें हैं, तो यक्स का आधा कर लीजिए और +1 कर दीजिए, इतने वोट पक्ष में पड़ जाएं तो समझ लीजिए कि उस राज्य में बिल पास हो गया। और ऐसे ही 14 या 14 से ज़्यादा राज्यों में पास होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि बिल पास हो गया। अब 28 है तो 14 से ज़्यादा यानी कि 15 कम से कम होने चाहिए, तो कम से कम 15 राज्यों में क्या हो, वहाँ के विधानसभा में जितनी सीटें हैं उन सीटों का बहुमत, यानी कि मान लीजिए यक्स सीटें हैं तो यक्स का आधा कीजिए और जितना आया उसका +1, इतने वोट कम से कम पड़ने चाहिए, तो उस राज्य के विधानमंडल में समझ लीजिए पास हो गया। तो ऐसा होगा तभी ये काम बनेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।